हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तता। तो क्लास 11th का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर आवर्त सारणी। आप सबने पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के बारे में आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में सारे तत्वों को एक सारणी में अरेंज किया हुआ है। हमें क्या जरूरत है उन तत्वों को इस तरीके से अरेंज करने की। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। हम जैसे कहीं भी मार्केट जाते हैं, कुछ भी सामान लेने जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तो हम चीजों को वर्गीकृत करके रखते हैं कि एक तरफ साबुन का सेक्शन है, एक तरफ खाने के सामानों का सेक्शन है। या आप अपने स्कूल बैग में देखते हैं कि एक तरफ आपने बुक्स रखी हुई है, एक साथ स्टेशनरी का सामान एक साथ रखा हुआ है। तो हम वर्गीकरण क्यों करते हैं? जैसे कि खाना बनाने का सारा सामान किचन में रखा हुआ है, तो वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? उससे हमारे समय की बचत होती है। दूसरी बात, हम चीजों को इजीली ढूंढ पाते हैं। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि बहुत सारे तत्व पता चले हैं इस दुनिया में, तो धीरे धीरे उनको वर्गीकृत करके एक जगह अरेंज करने की जरूरत पड़ी ताकि हम आसानी से उनका अध्ययन कर सके। तो चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। सन 1800 में केवल 31 तत्व नोन थे। तो शुरू में तो खाली 31 तत्व ही पता थे, पर 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी और आज की तारीख में हमको 114, और मैं आपको बता दूं, आप तो फाइनली 118 तत्व के बारे में हम लोग जानते हैं। अब 118 तत्वों को आप कैसे याद करोगे, है ना? इसके सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सबका अध्ययन कैसे करेंगे? तो हमें उन तत्वों को वर्गीकृत करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। वैसे अभी नए तत्वों की कृत्रिम रचना के प्रयास जारी हैं। इन सारे तत्वों और उनके असंख्य यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत ही कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए अगर सवाल आता है, आपके पास क्वेश्चन आता है कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, तो उसका आंसर यह है कि वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इसके अध्ययन को संगठित करा और आसान बनाया। तो तत्वों का अध्ययन आसान हो, तत्वों का वर्गीकरण करके उन्हें अलग अलग ग्रुप में संगठित करने से उनका अध्ययन आसान हो जाए, इसलिए तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक है। ठीक है, तो अब देखिए आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसे हुई। तत्वों को जिस सारणी में अरेंज किया है उसका नाम है आवर्त सारणी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आवर्त सारणी बनी कैसे है। तत्वों का वर्गीकरण समूहों में और आवर्तिता नियम तथा आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। सबसे पहले पहला क्लासिफिकेशन आ रहा है, वो आ रहा है यहां पर। देखो, ये डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया, एक टेबल दी हुई है यहां पर। यहां पर आप पढ़ेंगे, देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आप भी अपनी बुक में हाईलाइट करेंगे। जर्मन रसायनक जॉन डोबेराइनर ने सन 1800 में प्रारंभिक दशकों में यह बात की और संकेत किया कि तत्वों के गुणधर्मों में एक निश्चित प्रवृत्ति होती है। 1829 में उन्होंने समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले 3 तत्वों के समूहों त्रिक की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, 3 एक साथ लिखे। देखो आप यहां पर दिख रहे हैं आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया है। देखो इसका भार है 7, इसका 23, इसका 39। एक और त्रिक बनाया उन्होंने। तो डोबेराइनर के त्रिक आपको याद करने हैं। पहला त्रिक आपके पास क्या आ रहा है डोबेराइनर का? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपका पहला त्रिक नियम। त्रिक मतलब 3, ग्रुप ऑफ 3। फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एक त्रिक ये बनाया, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस तरीके से उन्होंने 3 तत्वों के समूह को बनाया। और उसमें उन्होंने क्या पाया, यहां देखिए अंडरलाइन कीजिए। उन्होंने पाया कि प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर था। ठीक है, और बीच वाला जो तत्व है उसके गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के बीच में पाए गए। देखो कैसे, ये एक त्रिक बनाया, देखो उन्होंने, आपको ये दिख रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहां पर उन्होंने बोला कि जो बीच वाला तत्व है कौन है? सोडियम। उसका जो द्रव्यमान है पहले और तीसरे द्रव्यमान का औसत अनुपात है, तो 7 + 39/2 करोगे तो 23 आ जाएगा। तो यानी कि जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु भार जो है वो उन दोनों के परमाणु भार के
योग के औसत के बराबर है और उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि उसके गुणधर्म भी दोनों के बीच में आया। तो डोबे-रायनर का त्रिक नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया। ये इसकी लिमिटेशन है या इसकी सीमा है। अगर प्रश्न आ जाता है डोबे-रायनर के त्रिक नियम की सीमाएं बताइए, तो इसकी सीमा यही है कि केवल कुछ ही तत्वों पर लग सकता था, सारे तत्वों पर ये नहीं लग सकता था। इसलिए इसको महज एक संयोग समझ के इसका विचार फिर छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद कुछ और लोगों ने भी वर्गीकरण का प्रयास किया, जैसे चेन कोर्टोइस, इन्होंने भी वर्गीकरण का प्रयास किया। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करा, तत्वों की एक सारणी बनाई, पर उसमें भी कुछ खास बात नहीं हुई। सेकेंड क्लासिफिकेशन देखो। अब अगला देखिए, अगला है अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने 1865 में एक अष्टक नियम दिया। ठीक है, तो अष्टक नियम जो होगा, जो अष्टक नियम उन्होंने दिया, अष्टक मतलब 8 तत्वों का उन्होंने ग्रुप बनाया। ठीक है, और उन्हें तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर उसके 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है, आप लोग टेबल को ध्यान से देखें तो देखो लिथियम प्रथम तत्व है, इसके बाद इसका 8वां बेरिलियम, देखो ये 1 2 3, देखो ऐसे ये 1 हो गया, इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, मतलब 7 के बाद जो 8वां है, एक तो लिथियम खुद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां। तो पहले और 8वें की प्रॉपर्टी यानी कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो किसके जैसी सेम हो गई, इसके 8वें के बाद, ये पहला है तो ये इसका 8वां है। तो हर 8वें तत्व के बाद हर 8वें पर उसके गुणधर्म रिपीट हुए, 8वें पे रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, अष्टक नियम। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा संगीत के स्वर होते हैं। संगीत के कितने स्वर होते हैं, 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो 7 के बाद जो 8वां आता है वो पहले जैसा ही सेम हो जाता है। ऐसा ही इसके अंदर भी वही हुआ, इसलिए इसे डोबेरन ने अष्टक का नियम बोला। ठीक है, पर अब इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, इसकी सीमाएं यहां से लिख लो। इसकी सीमाएं ये कह रही है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों तक ही सही प्रतीत हुआ, इसके बाद वो काम नहीं चला, खाली कैल्शियम तक काम आया। देखो यहाँ पर, देखो इस टेबल के अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन यहाँ तक है, यहाँ तक है, ये कैल्शियम है, देखो 40, कैल्शियम 40। अब इसके बाद वाले तत्वों पर ये नहीं लग रहा था, तो ये भी आपका फेल हो गया कि भाई सारे तत्वों पर ये काम नहीं कर रहा था। अब अपन चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 आप अंडरलाइन करेंगे। रूसी रसायनज्ञ दामित्री मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था। इनके तथा लोथर मेयर के सतत प्रयासों द्वारा आवर्त सारणी के विकास में हमें सफलता प्राप्त हुई। इन्होंने क्या किया, अब यहां देखिए, इन्होंने तत्वों को, इन्होंने भी कैसे किया ये आपको याद रखना है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो एक नियमित अंतराल के बाद उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई गई। तो मेंडलीव ने क्या किया, क्लासिफिकेशन का आधार क्या रखा, परमाणु क्रमांक का, परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम, और एक समय के बाद धीरे धीरे वो भौतिक और रासायनिक गुण एक अंतराल के बाद उनमें समानता पाई गई। ठीक है, ये देखो नीचे आप टेबल देखिए, मेंडलीव ने अपनी आवर्त नियम को पहली बार एक टेबल के रूप में प्रकाशित किया। ठीक है, देखो अगले पेज पे चलेंगे अपन, यहाँ पेज नंबर 75 पर उन्होंने प्रकाशित करने से पहले एक नियम दिया जिसे कहते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। ये लिखा हुआ है, आप प्लीज इसे लिख लो, ये है मेंडलीव का आवर्त नियम। ये 2 नंबर में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। तो उन्होंने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर अरेंज किया जाए तो एक समान समय अंतराल पे उनके भौतिक और रासायनिक गुण रिपीट होते हैं, वापस से आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक पहली बार टेबल बनाई। टेबल क्या होती है, जहां पर क्षैतिज पंक्तियां होती है और ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, उनपे उन्होंने परमाणु भार के आधार पर एक सारणी में इस तरह रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही स्तंभ और समूह में स्थान प्राप्त करें। ठीक है,
मेंडलीव ने, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर अपन टेबल में आ जाते हैं। आगे अगले पेज पर एक टेबल दी हुई, ये टेबल देखिए मेंडलीव ने। उन्होंने क्या किया, देखो एक टेबल बनाई जिसमें देखो जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं वो कितनी दिख रही है आपको, 8 ग्रुप दिख रहे हैं। जो इस तरीके से हैं इनको बोला जाता है ग्रुप, और जो आड़ी लाइन है इस तरीके से उनको बोला जाता है पीरियड, पीरियड या आवर्त। और ग्रुप यानी कि इसको बोलते हैं समूह। तो कितने समूह दिख रहे हैं आपको, देखो 8 समूह दिख रहे हैं। उन्होंने 8 समूह बनाए और इस तरीके से उन्होंने पीरियड वैसे तो 7 बनाए पर उनको फिर तोड़ रखा है इसलिए आपको 12 दिख रहे हैं, पर आपको 7 ही लिखने हैं। तो मेंडलीव ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसके अंदर उन्होंने क्या क्या किया, देखिए। अब उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि उन्होंने परमाणु भार का बढ़ते हुए क्रम में उनको अरेंज किया, ठीक है। और परमाणु भार का अगर पूरी तरह पालन किया गया तो वहां पर उन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, पर है ना उनके बहुत सारी इस टेबल में कमियां निकली, ठीक है। इस टेबल की बहुत अच्छी बातें भी थी, इस टेबल की बहुत खराब बातें भी थी, ठीक है। पर ये टेबल आज की पीरियोडिक टेबल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने जब एक एलिमेंट को एक के नीचे एक अरेंज किया तो उन्होंने बहुत सारी जगह खाली भी छोड़ी, आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर। और खाली छोड़ करके उन्होंने ये भी बता दिया कि फ्यूचर में एक के नीचे एक आने वाले तत्व जो हैं वो समान समान भौतिक और रासायनिक गुण दिखाते हैं, और फ्यूचर में जो भी आएगा उनका नाम भी बता दिया और वो कैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे वो भी बता दिया। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर एक टेबल इसके ऊपर दी हुई है। तो मेंडलीव ने एका एल्यूमिनियम, गैलियम तथा एका सिलिकॉन तत्वों की प्रागुक्ति यानी कि उन्होंने पहले से उसका भविष्यवाणी कर दी थी। कैसे कि देखो, एक एल्यूमिनियम जो तत्व है उसके नीचे उन्होंने खाली जगह छोड़ी थी। एल्यूमिनियम के नीचे आने वाले तत्व को उन्होंने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, उन्होंने नाम भी प्रेडिक्ट कर दिया था। उसके गुण एल्यूमिनियम जैसे ही थे, Al2O3 बनाता है एल्यूमिनियम, तो ये E2O3 बना रहा है, ECl3 बना रहा है। उसके परमाणु भार, उसके घनत्व, उसके गलनांक सब बता दिए थे। जो आज की तारीख में क्या है, वो गैलियम। तो आपके पास एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि मेंडलीव ने कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े थे। यहाँ 75 पे राइट साइड में लिखा हुआ है कि कुछ तत्वों की खोज नहीं हुई थी, उन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ा और इन तत्वों का नाम एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन रखा। जो आज की तारीख में एका एल्यूमिनियम कौन है, आप यहाँ लिख लो। मेंडलीव ने एक तो बताया एका एल्यूमिनियम, जो आज की तारीख में उस तत्व का नाम है गैलियम। एक उन्होंने बोला है एका सिलिकॉन, जो आज की तारीख में है जर्मेनियम। तो आप ये दो नाम याद रख देना, ठीक है। तो उन्होंने एक अच्छी बात करी थी कि फ्यूचर में आने वाले एल्यूमिनियम एलिमेंट्स को आगे से उन्होंने पहले से ही उसके गुणधर्म और उसके प्रायोगिक गुणधर्म खोज दिए थे और उनके बारे में बता दिया था। इस बारे में उनको, इसीलिए उनकी आवर्त सारणी को बहुत प्रसिद्धि मिली कि अरे वाह कितनी बढ़िया भविष्यवाणी करी है इन्होंने। तो इन्होंने जो बोला वैसा ही तत्व आया है और वो वही प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो उन्होंने जो बढ़ते हुए गुणधर्म के आधार पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर ली थी। हाँ, कुछ कमियां भी थी इसमें। कमी देखो यहाँ क्या है, इस टेबल को ध्यान से देखेंगे आप तो ये देखिए यहाँ पर टेल्यूरियम रखा हुआ है, Te। पीरियोडिक टेबल उन्होंने क्या बनाई थी, बढ़ते हुए परमाणु भार। टेल्यूरियम के बाद आयोडीन है, देखो टेल्यूरियम का परमाणु भार आपको दिख रहा हुआ 127.6, जबकि आयोडीन का है 126.9। मतलब आगे आने वाले तत्वों का परमाणु भार बढ़ना चाहिए था, पर यहाँ आयोडीन का उससे कम है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो इसके बारे में पेज नंबर 85 पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए। ये उन्होंने कहा था कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखना है, परंतु कहीं कहीं परमाणु भार का जो बढ़ता हुआ क्रम है उसकी उपेक्षा हो गई। जैसे कि आयोडीन, जिसका परमाणु भार टेल्यूरियम से कम था और उनको गुणधर्मों की समानता के आधार पर रखा, पर उन्होंने परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम फॉलो नहीं किया। तो इस तरीके से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छी तो थी, पर उसमें कुछ कमियां होने के कारण उस टेबल को हमें कैंसिल करना पड़ा और उसके बाद आया आधुनिक आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त सारणी। अब अभी तक जितने भी आपने क्लासिफिकेशन देखे उन सब में आधार लिया है परमाणु भार, पर आधुनिक आवर्त सारणी में एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने
वहां पर तत्वों के परमाणु क्रमांक और उसके अंदर जो उनकी आवृत्ति है, उन दोनों के बीच में एक आलेख बनाया और उस आलेख करने पर उन्हें एक सरल रेखा प्राप्त हुई। ठीक है, इससे उनको ये समझ में आया। इससे मोजले ने क्या दर्शाया, देखिए, अतः मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में ज्यादा अधिक सक्षम है। तो मतलब आपको परमाणु भार आधार नहीं लेना चाहिए, आपको परमाणु क्रमांक को क्लासिफिकेशन का आधार लेना चाहिए। तो यहां पर मेंडलीव का जो आवर्त नियम था उसमें संशोधन किया गया। पेज नंबर 77 पे सबसे ऊपर देखिए, आधुनिक आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते थे। पर आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो आपको 2 मार्क में ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है, मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम। मेंडलीव के आवर्त नियम में परमाणु भार की बात हो रही है और आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु क्रमांक की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आई थिंक रेडी हो गया है। तो हम जो आज पीरियोडिक टेबल, जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं, वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त नियम के द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्वों में कुछ समानताएं मिली है। एक्टिनियम, प्रोटो एक्टिनियम की भांति नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, अयस्क, ये सब पिच ब्लेंड में पाए गए हैं। ये सब आप अभी छोड़ दो, इनका कोई काम नहीं है, बस हमें पाए गए हैं। ठीक है, आपको ये भी पता है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिकीय आवेश यानी कि प्रोटोनों की संख्या या उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो जिसको परमाणु क्रमांक के बारे में नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या अगर उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो अब उन्होंने ये बोला, इसके पश्चात क्वांटम संख्याओं की सार्थकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की आवर्तता को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब यह भी स्वीकार कर लिया गया कि आवर्त नियम तत्वों तथा उनके यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों का फलन है जो उनके विन्यास पर आधारित है। तो आज का आवर्त नियम क्या है? वो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप दिए गए, परंतु आज की जो आवर्त सारणी है उसका आधुनिक स्वरूप, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आवर्त सारणी दिखा देती हूँ ये देखिए, ये आवर्त सारणी सब लोगों ने देखी होगी, ये मार्केट में मिलती है, कहीं भी आपको मिल जाएगी इस तरीके की टेबल। ये आपकी बुक में अगले पेज पर दी हुई है, पेज नंबर 78 पर। तो पेज नंबर 78 पे आप देखिए, ये एक आपके पास आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में कुछ लंबे लंबे इस तरीके से कॉलम है। तो आप टेबल में देखेंगे, देखिए आवर्त सारणी के अंदर देखेंगे इस तरीके से टेबल है। इस टेबल में ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइनें दे रखी है, ऐसे करके लाइन दे रखी है, सबको दिख रही है? इसमें ऊर्ध्वाधर लाइनें दे रखी है। इन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को हम ग्रुप या पीरियड कट कहेंगे। देखो यहां लिखा हुआ है, ये क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को ग्रुप या वर्ग कहा जाता है। एक समान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा गया है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा है। ठीक है, IUPAC के अनुसार इनको फर्स्ट ए, सेकेंड ए ऐसे करके रोमन अक्षरों में 1 से 18 तक निरूपित किया गया है। ये देखिए टेबल के अंदर दिख रहा है आपको, ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कितनी दिख रही है आपको? 18। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, ये 8th, फिर फर्स्ट बी, सेकेंड बी, ऐसे करते करते आपको पूरे 17 दिख रहे हैं। तो ये जो हैं ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, इन्हें कहा गया है ग्रुप या पीरियड या समूह या ग्रुप बोला गया। ऐसे ही अगर हम ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को देखें तो कितनी दिख रही है आपको? ये 1, तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, तो 7 आपको पीरियड दिए गए हैं। यानी कि इनको जो आपकी क्षैतिज पंक्तियां होगी उनको हमने पीरियड या आवर्त कहा।
ठीक है, फिर ऊपर देखते हैं आवर्त सारणी में देखो यहाँ अंडरलाइन करना, कुल 7 आवर्त हैं। आवर्तों की संख्या आवर्त में तत्व की अधिकतम क्वांटम संख्या यानी कि n को दर्शाती है। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, ठीक है। इसके बाद के आवर्तों में 8, 8, 18, 18 और 32 तत्व हैं। 7वां आवर्त अपूर्ण है, पूरा नहीं भरा है। सैद्धांतिक रूप से 6वें आवर्त की तरह इसमें तत्वों की अधिकतम संख्या क्वांटम संख्याओं के आधार पर 32 ही होगी, अगर फ्यूचर में आएगा तो 32। अब पीरियोडिक टेबल में आपको यहां दिख रहा होगा कि कुछ तत्व यहां नीचे भी रखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, यहां नीचे भी रखे हुए हैं। ये वो कहां से आए, देखो यहाँ 57, देखो पीरियोडिक टेबल में 57 नंबर पे देखो, 57 के बाद सीधा 72 दिख रहा है। तो यहाँ जो बीच में 14 एलिमेंट गायब है वो यहां से इधर नीचे रखे हुए हैं। ये यहां से 57 एलिमेंट यहां रखे हुए हैं। ये लेंथेनम के बाद है तो इनको लेंथेनॉइड कहा गया है। इसके बाद ये देखो नीचे 89 के बाद सीधा 104 आ रहा है, वो तत्व यहाँ रखे हुए हैं, ये एक्टिनॉइड कहे गए। तो 14 तत्व ये हैं, 14 तत्व ये हैं। तो इस तरीके से 14 तत्वों को नीचे रखा गया है। तो इस रूप में आवर्त सारणी के 6वें 7वें आवर्त क्रमशः लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के 14 तत्व नीचे अलग से दर्शाते गए हैं। तो ये आपके टेबल का एक स्ट्रक्चर हो गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस तरीके की होती है। इसके बाद सब तत्वों के कुछ कुछ नाम है, पर जो 100 के बाद वाले तत्व हैं उनका नामकरण कुछ अलग तरीके से किया जाता है। तो अगर हम देखें अगले पेज पर जाएंगे, इस टेबल के बाद पेज नंबर 79 पे उनके नाम को लिखने का एक तरीका है। अगर 0 है तो उसके लिए लिखते हैं नील, 1 है तो उन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वार्ट, 5 है तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, सेप्ट, ऑक्ट और इन। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर में दिखाती हूँ। जिसका परमाणु क्रमांक 101 है उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, 1 के लिए क्या लिखते हैं उन, तो आप सबसे लिखेंगे उन। 0 के लिए क्या लिखेंगे नील, उन नील, फिर वापस क्या है 1 उन, उन नील अन, और आखिरी में IUM लगा लेना है, तो उन नील ऊनियम इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप जैसे 114 का नाम लिख के देखो, वीडियो पॉज करो, 114 का नाम लिख के देखो क्या होगा। 114 का 1 का मतलब क्या हो जाएगा उन, वापस से 1 है फिर से उन, 4 के लिए क्या है क्वाड, पीछे क्या लगाएंगे अपन IUM, अनक्वाडियम। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 1 से 9 तक आपको अंक का नाम याद कर लेना है और आप 100 के बाद आने वाले तत्वों का नाम इस तरीके से लिख देंगे। ये देखो लिखो, यहाँ देखो इस टेबल के नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए टेबल के नीचे लिखा हुआ है मूल अंकों को अंकों के क्रम के साथ रखा जाता है जिससे एक क्रमांक प्राप्त होता है, अंत में IUM EM जोड़ा जाता है। 100 से ऊपर वाले तत्व के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नाम सारणी में ऊपर दिए गए, तो आप ऊपर सारणी में से लिखना सीख लेंगे। 100 के ज्यादा वाले तत्वों को इस तरीके से दे दिया जाएगा। इस प्रकार तत्व को पहले अस्थायी नाम और 3 अक्षर वाला प्रतीक दिया जाता है, बाद में हर देश के IUPAC प्रतिनिधि के मतदान द्वारा एक प्रॉपर नाम दे दिया जाता है। तो बाद में होगा, जैसे आपको एक प्रश्न पूछा गया है 120, इस परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम और प्रतीक या सिंबल क्या होगा, तो क्या होगा बताओ। 1 के लिए उन, 2 के लिए बाई, फिर नील, तो उन नील बाई IUM। अनबाइनीलियम, एक सेकेंड, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 0 के लिए नील, फिर IUM लगा दो, उन बाइनीलियम। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको थोड़ा मजा भी आएगा। और आप यहाँ पर देखो 101 से लेकर के यहाँ पर 118 तक आपको इस तरीके से नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। आप थोड़ा सा इसको एक बार बुक से पढ़ना। इसके बाद तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्त सारणी वाले पार्ट को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको पढ़ के देखिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज अपना कमेंट नीचे छोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए इसको अच्छे से समझने की। ओके, थैंक यू।